हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवरत्न जहांगीर, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। स्वागत है आपका सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन केमिस्ट्री आईएपीटी ओलंपियाड 2024 का अपन सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस टाइप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके सभी के सॉल्यूशन सबसे पहले अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट जो भी सीएलसी से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, उनको तो ऑफलाइन ऑनलाइन ये सभी टाइप की सुविधाएं मिलती है, लेकिन जो डायरेक्टली नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी एग्जाम के अंदर तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो अपन पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एनाइन गिविंग वाइट प्रेसिपिटेट कंप्लीटली soluble in concentrated hydrochloric acid with बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर। स्टूडेंट इसके अंदर अपने को सल्फाइट दिया है, इसके अंदर अपने को कार्बोनेट दिया है, इसमें अपने को सल्फेट दिया है और इसमें अपने को नाइट्रेट दिया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड के साथ में क्या वाइट पीपीटी मिलेगा क्या। तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में यहां पर BaSO3 का वाइट पीपीटी मिलेगा अपने को। तो ये स्टेटमेंट इस आयन के लिए सही है। बेरियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी मिलेगा अपने को, बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी मिलेगा और बेरियम नाइट्रेट जो है ये कंपाउंड जो है वो वाटर सोल्यूबल होगा। इसका मतलब ये आयन तो अपने स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर आगे क्या बोला स्टूडेंट, ये जो व्हाइट पीपीटी है वो HCl में सोल्यूबल होने चाहिए। तो HCl के साथ में अगर अपन HCl की प्रेजेंस में देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर BaSO3 तो H2O SO2 और BaCl2 एक सोल्यूबल मिक्सर बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर H2O बनेगा, CO2 बनेगा और BaCl2 बनेगा। लेकिन ये वाला BaSO4 जो है वो व्हाइट पीपीटी HCl में कंसंट्रेट सोल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 के कारण। तो आप ये कह सकते हो कि अपने आंसर इसमें कौन से जाएंगे स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड, जो कि अपने को फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आंसर इसके अंदर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्स्टिट्यूटेड सिलेन विच कैन प्रोड्यूस डाइमेरिक एंड साइक्लिक ट्राइमेरिक सिलिकॉन पॉलीमर रेस्पेक्टिवली ऑन हाइड्रोलाइसिस आर। तो स्टूडेंट अपने को एक तो इसके अंदर डाइमेरिक के बारे में पूछा है, तो अपन ले सकते हैं कौन सा, R3SiCl यूनिट अपन ले सकते हैं। इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास बनेगा स्टूडेंट R3SiOH, और R3SiOH जो है वो डाइमर बनाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर डाइमेरिक सिलिकॉन बनाने के लिए अपने पास कौन सी यूनिट अपने को मिल गई है स्टूडेंट, R3SiCl। ट्राइमेरिक साइक्लिक अगर सिलिकॉन अपने को बनाना है तो अपने को यूनिट लेनी पड़ेगी स्टूडेंट R2SiCl2, जो हाइड्रोलाइसिस पर अपने को देगी R2SiOH का होल ट्वाइस। और इससे कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखो यहां पे ये सिलिकॉन होगा, ये टेट्राहेड्रल यूनिट ऑफ सिलिकॉन होगी, और ये जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक एंटिटी के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वाटर मॉलिक्यूल माइनस होने से ही अटैच होगी, और यहां पर ये एल्किल ग्रुप्स है। ठीक है, एक एल्किल ग्रुप जो है वो पीछे की साइड होगा यहां पर। तो अपन कह सकते हैं कि ट्राइमेरिक सिलिकॉन के अंदर R2SiCl2 यूनिट, इसका मतलब रेस्पेक्टिवली 3 और 2, तो ऑप्शन सी के अंदर अपने को अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्पीसीज विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने को देखो CH4 CH3 माइनस NH3 और NH4 प्लस
BF3 और BF4 माइनस ये स्पीसीज दे रखी है, और H2O और H3O प्लस। ठीक है, अपने को इसमें चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन और शेप के टर्म्स में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टूडेंट यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यहां पर भी sp3, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल और इसकी होगी स्टूडेंट पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पर भी sp3 होगा, यहां पर पिरामिडल शेप होगी। ठीक है, यहां पर पिरामिडल होगी और यहां पर टेट्राहेड्रल होगी। BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पर sp3 होगा और यहां पर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, प्लेनर शेप होगी और यहां पर टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ H2O के अंदर दो लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर बैंड ज्योमेट्री होगी और यहाँ पर जो है वो पिरामिडल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो CH4 से CH3 माइनस अगर अपन जाते हैं तो चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो ये अपना गलत हो गया। NH3 टू NH4 प्लस नो चेंज इन सेप, तो सेप में स्टूडेंट जो है वो चेंज तो हो रहा है, तो ये गलत हो गया। BF3 टू BF4 माइनस चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन और सेप, दोनों के अंदर चेंज हो रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मिक्स 3 सोडियम सॉल्ट एक्सीडेंटली, 3 सोडियम सॉल्ट को एक स्टूडेंट ने मिक्स कर दिया। आप जानते हो स्टूडेंट सोडियम सॉल्ट बोलने का मतलब है कि वाटर सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई दीज सॉल्ट, सम टेस्ट वर परफॉर्म्ड, तो इन सॉल्ट्स को पहचानने के लिए टेस्ट जो है वो किए गए और इसमें 3 ऑब्जर्वेशन अपने को दे रखा है, वो तीनों सॉल्ट को अपने को पहचानना है। ठीक है, तो देखो पहला लिखा हुआ है व्हेन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट वाज परफॉर्म्ड, तो पहली बात तो ये स्टूडेंट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता किसके लिए है, आयोनिक क्लोराइड के लिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का नाम आते ही दिमाग में अपने को एनायन आ रहा है, कौन सा, क्लोराइड। तो आगे दे रखा है कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में एग्जैक्टली क्या है, क्रोमिल क्लोराइड कंपाउंड के बनने के कारण रेड वेपर बनती है, तो इसके बारे में ऐसा बोल भी रखा है कि कलर्ड मिक्सर मिलता है। NaOH मिलाने के बाद में येलो सॉल्यूशन और टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। इसमें होता क्या है स्टूडेंट, K2Cr2O7 जो होता है इसकी अपन H2SO4 इस मिक्सर की अपन सोल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं। चलो मान लेते हैं आयोनिक क्लोराइड NaCl है, तो यहां पर इसका प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट KHSO4 NaHSO4, वाटर बनता है और CrO2Cl2 बनता है। CrO2Cl2 की रेड वेपर बनती है। अब स्टूडेंट CrO2Cl2 जो है, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब अपन NaOH से करवाते हैं तो Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट का येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्लोराइड के लिए है, तो फर्स्ट एनाइन क्लोराइड होगा, तो जिसमें क्लोराइड नहीं है वो आपके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो ब्राउन रिंग टेस्ट, स्टूडेंट ब्राउन रिंग टेस्ट पॉजिटिव बोल रखा है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो स्टूडेंट इसके अंदर सेकंड जो है वो अपने को आइडिया लग रहा है कि ब्रोमाइड तो नहीं होगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट में से नाइट्राइट दे रखा है, तो आपका आंसर तो स्टूडेंट अपने को मिल चुका है, कौन सा, फोर्थ। ठीक है, आगे की बातें भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्राइट के अंदर देखो स्टूडेंट HNO2 जो बनता है वो आप जानते हो डिसप्रपोर्शनेट होकर HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनाता है। आप जानते हो स्टूडेंट फेरस सल्फेट जो है वो एक कंपोनेंट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर। एक्वस फेरस सल्फेट जो है वो NO के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर एक कंपाउंड बनाता है और वो कंपाउंड जो है ब्राउन रिंग के रूप में उसकी अपीयरेंस आती है। इस कंपाउंड को ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इसी के कारण इसका टेस्ट का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन कलर्ड गैस वाज नॉट इंटेंसिफाइड ऑन एडिंग कॉपर टर्निंग। अगर आपने कॉपर जो है वो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में अगर आपने पास कर दी तो आप जानते हो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर बनेगा, उसके कारण इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये 100% जो है नाइट्राइट का टेस्ट जो है क्लियर कर रहा है अपने को। नेक्स्ट देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सर वाज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरीन वाटर। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म लेयर, तो लेयर टेस्ट की बात आती है अपने दिमाग में क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह आ जाते हैं।
और इसके अंदर अपने को वॉयलेट ऑर्गेनिक लेयर देते ही अपने को आइडिया मिल गया कि ये बात है आयोडाइड के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड और लेयर टेस्ट के अंदर वॉयलेट कलर आते ही आयोडीन, क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट क्लोरीन जो है वो आयोडीन की तुलना में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये I2 को यहाँ से लिबरेट कराएगा और ये क्लोरोफॉर्म के साथ में ऑर्गेनिक लेयर बनाएगा वॉयलेट। मोर एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 चेन टू ऑरेंज येलो, तो स्टूडेंट इसको अगर अपन क्लोरोफॉर्म आयोडीन के साथ में लेयर के रूप में प्रेजेंट है तो कंसंट्रेट HNO3 के साथ में क्लोरोपिक्रीन बनता है, ठीक है, Cl3NO है ना, जिसका कलर जो है वो फेंटली येलो होता है। तो ये टेस्ट जो है वो अपने को किसके लिए मिल गया, आयोडाइड के लिए। तो आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस। तो ये कॉम्प्लेक्स टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल मेटल आयन के रूप में यहाँ पर टंगस्टन है, तो अपन इसको M से लिख देंगे। लिगेंड्स जो हैं उसको मैं ABCD से चलो रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये कॉम्प्लेक्स आपके पास किस टाइप का हो गया, MF4BC टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गया। MF4BC टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो बनेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका सेंट्रल मेटल आयन टंगस्टन हो गया, सेंट्रल मेटल आयन टंगस्टन हो गया। इसमें डिफरेंट लिगेंड जो है इसको मैं इसे B और C के रूप में लिख देता हूं। तो B और C को रिलेटिवली अपन उनकी पोजीशन केवल इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो सिमिलर जो चार लिगेंड है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे और ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर 2। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो 24 नवंबर 2024 को जो पेपर हुआ है वो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब NSEC का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो संडे को हुआ है। उसमें से हम फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपके पास है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। 126 ग्राम द ऑक्जेलिक एसिड अंडर एसिडिक कंडीशंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय। 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड किस किस से ऑक्सीडाइज हो सकता है। चार ऑप्शन अपने पास गिवन है, इन ऑप्शन में से हमको डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले लिख रखा है ये जो ऑक्जेलिक एसिड है डाइहाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4.2H2, ये जो दे रखा है इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ करवा रही है। K2Cr2O7 के साथ करवाएंगे तो ऑक्जेलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट होगा, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अगर इक्विवेलेंट होंगे, सेम इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करने, तो इसके मोल इनटू N फैक्टर बराबर इसके क्या होंगे, मोल इनटू N फैक्टर। यहां से हम डिस्कस करेंगे तो इसका 126 ग्राम गिवन है और इसका मोलर मास भी कितना हो गया 126, तो कितना मोल हो गया 1 मोल इसका हो गया। N फैक्टर 2 हो गया, इसका मोल कितना हो गया कैलकुलेट करना है। N फैक्टर कितना हो गया इसका 6, तो इसका मोल कितना हो रहा है 1/3। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए K2Cr2 के 1/3 मोल चाहिए, 1/3 मोल चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, जो 5/2 है वो भी किससे ग्रेटर है 1/3 से ग्रेटर है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शंस K2Cr2O7 के साथ तो हो गई, करवाते हैं K1O4 के साथ। H2C2O4.2H2 ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, K1O4 के साथ अंडर एसिडिक कंडीशन। तो Ca तो CO2 में ही कन्वर्ट होगा, एसिडिक कंडीशन में Mn+2 में कन्वर्ट होगा। इसका जितना मोल इंटू N फैक्टर होगा उतना ही इक्विवेलेंट इसके होंगे, तो इसका मोल कितना है 1, N फैक्टर हो गया 2, इसका मोल कैलकुलेट करना है, इसका N फैक्टर हो गया 5, तो अपने पास इसका मोल कितना आ गया, मोल इक्वल टू अपने पास आ गया 2/5 मोल चाहिए। और जो 5/2 मोल है ये 2/5 से ज्यादा हो गए, तो कौन कौन से ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो सकते हैं। अपने पास एक तो ये वाला करेक्ट हो सकता है
और एक अपने पास डी वाला करेक्ट हो सकता है। तो इसमें दो ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, AbCr3 कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम थर्ड विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला दिस। तो इस कंपाउंड को देखकर अपने को लग रहा है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने होंगे, 6। तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, CrH2O CrCl3.6H2O, ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके आप जानते हो हाइड्रेट आइसोमर्स बनेंगे, तो इन हाइड्रेट आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए अपने को आगे के टेस्ट दे रखे। ऑल द 3 कॉम्प्लेक्स हैव वाटर एंड क्लोराइड आयन एज लिगेंड, ठीक बात है। When subjected to heating at 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द मास ऑफ A was found to be constant। तो आप अगर देखो वेट लॉस की जब भी बात आती है ना, तो वो वाटर के टर्म्स में होगा, और वाटर भी अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के में वाटर प्रेजेंट होता है वो वेट लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जैसा कि आपको इसमें बोला है कि वेट लॉस नहीं होगा, तो वेट लॉस नहीं होगा इसका मतलब ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो आप ये कह सकते हो कि ये कंपाउंड ए हो गया। आगे देखकर वाइल दैट ऑफ बी सफर्ड ए लॉस ऑफ 6.7%। दूसरा जो कंपाउंड है वो 6.7% जो है वो वाटर का वेट लॉस। तो थोड़ा अपन मोल कंसेप्ट के हिसाब से बात करते हैं स्टूडेंट। देखो इस कंपाउंड का मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 266.5 ग्राम। इसको नियरली अपन इस क्वेश्चन के अंदर 266 ग्राम अपन ले लेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसके 1 मोल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहां पर 6 मोल वाटर प्रेजेंट है। या इसके 1 मोल कंपाउंड में वाटर का कितना मास प्रेजेंट है, तो 6 मोल्स ऑफ वाटर का मास यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन मान लेते हैं कि वेट लॉस में x मोल ऑफ वाटर जो है वो जा रहे हैं, तो इसके टोटल मास पर 266 ग्राम जो इसका मोलर मास है, उसमें x मोल ऑफ वाटर जो है वो वेट लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ मेरे को कि अगर 100 ग्राम अगर कंपाउंड है तो ये मास कितना है, 6.7 ग्राम है। तो यहां पर x बराबर कितना आ गया, 1 आएगा। इसका मतलब 1 वाटर मॉलिक्यूल वेट लॉस में जा रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो है वो 1 वाटर मॉलिक्यूल होगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल वेट लॉस में नहीं जा रहे। इसका मतलब वो लिगेंड का काम कर रहे हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड लिगेंड का काम करेगा, और बाकी 2 क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है वो काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट होंगे। तो अपना बी कंपाउंड ये हो गया। अब नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। व्हेन 2.66 ग्राम ऑफ C वाज ट्रीटेड विथ AgNO3 इट गेव 1.43 ग्राम ऑफ AgCl। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो कंपाउंड का आपको वेट दे रखा है 2.6, तो कंपाउंड का आपको वेट कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 2.66 ग्राम। क्या अपन मोल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो मोल्स अगर अपने को निकालना है तो अपन वेट अपॉन मोलर वेट वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो यहाँ पर वेट दे रखा है 2.66 ग्राम अपॉन मोलर वेट है ना 266, तो ये 0.01 मोल आ गया। तो 0.01 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस 1.43 ग्राम ऑफ AgCl। तो AgCl के मोल निकाल लेते हैं अपन स्टूडेंट्स। AgCl का मोल अपने को निकालना है तो वेट अपॉन मोलर वेट, वेट आपको दे रखा है 1.43 और इसका मोलर वेट 143.5 होता है। अगेन अपने को इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.01 मोल मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.01 मोल ऑफ कंपाउंड C विल प्रोवाइड 0.01 मोल ऑफ AgCl। मतलब 1 मोल से 1 मोल Cl जो है वो प्रेसिपिटेशन में जा रहा है। इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर एक ही Cl होगा, ठीक है। बाकी Cl जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कंपनसेट करने के लिए अपन 4 यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन का काम करेगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर अपन कंपनसेट करते हैं तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि कंपाउंड C जो है वो ये वाला होगा। तो इसमें पूछा क्या है, कॉम्प्लेक्स B एंड Cr रेस्पेक्टिवली। तो B तो हो गया अपना कंपाउंड 2 क्लोरीन वाला, और C कंपाउंड में 1 क्लोरीन हो, तो आपका आंसर हो गया 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑफ इरिडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को दे रखा है विद द फॉर्मूला दिस इज नोन एज वास्काज कॉम्प्लेक्स. ओके, which of the following ligand substitution will decrease the triple bond character of CO in Vaskaj complex. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो है ना बैक डोनेशन से रिलेटेड है ना, बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसको अपन बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग. ठीक है ना. सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि पाई एसिड लिगेंड्स के कारण होता है. ये पाई एसिड लिगेंड्स के कारण सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है. तो ये कॉम्प्लेक्स अपने को दे रखा है, इसके अंदर अपने को एक तो लिगेंड दे रखा है देखो इरिडियम, तो सेंट्रल मेटल आयन है, और अपने को इसमें Cl दे रखा है, CO दे रखा है, और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन के 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं. इस टाइप का अपने को कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसका नाम है वॉस्कोज कॉम्प्लेक्स. अब स्टूडेंट इसके अंदर होता क्या है कि देखो ये पाई एसिड लिगेंड है, ये पाई एसिड लिगेंड है, ये भी पाई एसिड लिगेंड है, और क्लोरीन भी वैकेंट डी के अंदर लोन पेयर ले सकता है, तो ये भी पाई एसिड लिगेंड है. तो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल मेटल आयन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चारों पाई एसिड लिगेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. कहने का मतलब बैक डोनेशन जो है वो इन सभी एंटिटीज को मिल रहा है. अपन स्पेशली CO के बारे में बात कर रहे हैं. CO को बैक डोनेशन यहां पर मेटल से मिल रहा है. बोलो बात क्लियर है क्या? अब बात यह है कि CO का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा कब, क्योंकि CO में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, CO में जो मेटल की ओर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है वो आ रहा है इन वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैक डोनेट हो रहा है CO के अंदर वो पाई स्टार ABMO में, और आप जानते हो स्टूडेंट पाई स्टार ABMO में इलेक्ट्रॉन क्लाउड या बैक डोनेशन के कारण बॉन्ड ऑर्डर इसका घटेगा. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर आपको CO का ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर को डिक्रीज करवाना है, मतलब CO का बॉन्ड ऑर्डर और घटाना है, मतलब बैक डोनेशन और बढ़ानी है. तो बैक डोनेशन बढ़ाने के लिए अपन इन चारों लिगेंड में से किसको अपन रिप्लेस करें. तो अभी तो स्टूडेंट इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो चारों लिगेंड को गेन कर रहे हैं. अगर अपन इसमें नॉन पाई एसिड लिगेंड को अपन यहाँ पर रख दें, जैसे फॉर एग्जांपल CH3- जो है वो पाई एसिड लिगेंड नहीं है, अगर अपन इसको रिप्लेस कर देते हैं Cl को किससे, CH3- से, तो आप ये कह सकते हो कि अब पाई एसिड लिगेंड 3 ही रहे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल 3 प्लेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो यहाँ पर CO के अंदर बैक डोनेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और बैक डोनेशन बढ़ने के कारण CO का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो आंसर विल बी सेकंड. ठीक है. ए वाटर सैंपल कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए डिस्कस करते हैं. ए वाटर सैंपल इज एनालाइज्ड एंड फाउंड हैव ए कंसंट्रेशन ऑफ Zn 5 ग्राम पर मीटर क्यूब, Fe 0.5 माइक्रोग्राम पर ml, Mn दिस, और ये ppm एंड CD दिस ppb. एक वाटर सैंपल में ये वाली कंसंट्रेशन अवेलेबल है. अब अगला बोल रहा है मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर. जो अपन ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन है वो अपने पास ये हो सकती है. इससे ज्यादा या इतना होना भी बॉडी के लिए डेंजरस होता है. इससे कम कंसंट्रेशन होगी तो वो वाटर क्या होगा, पोर्टेबल होगा, ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल होगा. तो इनको जो कंसंट्रेशन दे रखी है इनको दूसरी कंसंट्रेशन में हमें कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हमें Zn के बारे में दे रखा है. Zn की कंसंट्रेशन जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 5 ग्राम पर मीटर क्यूब. इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कौन सी कंसंट्रेशन में, मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो अपने पास ये हो गया, देखो Zn 0.5 ग्राम हो गया. 0.5 ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये 10 टू पावर 3 लिख सकता हूं, 10 टू पावर 3 लिख सकता हूं. और अगर मेरे पास मीटर क्यूब है इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 टू पावर 3 लिख सकता हूं. ये हो गया 0.5 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. तो ये जो Zn की कंसंट्रेशन आई है वो बिल्कुल
ये अपने पास Zn की कंसंट्रेशन आई है, वो अपने पास 5 दे रखी है, 5 दे रखी है डियर स्टूडेंट्स। तो ये अपने पास कितनी होगी, 5 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। Fe की दे रखी है, सॉरी 0.5, तो 5 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होगी। और इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है, 5, मतलब बिल्कुल डेंजरस पोजीशन पे है। अब Mn इसके बाद कौन हो गया, Mn की बात, Fe की बात करते हैं। Fe की बात करते हैं तो Fe कितना दे रखा है, Fe दे रखा है 0.5 माइक्रोग्राम। अगर माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करूंगा 0.5 इंटू 10 टू पावर -3, और ml को लीटर में कन्वर्ट करूंगा 10 टू पावर -3, ये कितना हो गया 0.5 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको पीपीएम में कन्वर्ट करूं तो ये पीपीएम में कितना हो जाएगा 0.5 पीपीएम, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट अपने पास है mn। mn की बात करेंगे तो mn का दे रखा है 0.05 ppm। 0.05 ppm का मतलब होता है 0.05 ग्राम mn present in 10 to power 6 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूशन 10 to power 6 ml भी लिख सकते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन को अपन कैलकुलेट करते हैं, mn की कंसंट्रेशन को, तो 0.05 इंटू 10 to power 3 मिलीग्राम, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन 10 to power 6 इंटू 10 to power 3, ये अपने पास कितना आ गया 0.05 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं CD की, ये कितना दे रखा है 0.005 ppb। इसको भी हम कन्वर्ट करें तो 0.005 इंटू 10 to power -3 अपॉन 10 to power 9 इंटू 10 to power 9 इंटू 10 to power 3। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये अपने पास हो गया 0.005 इंटू 10 to power -6 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ऑप्शन को चेक करते हैं, वाटर सैंपल हैविंग एक्सिस ऑफ Zn देन द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन, नो। नेक्स्ट, द वाटर इज सैंपल हैविंग द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ Mn एंड CD, द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन, नहीं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन नहीं है। द वाटर सैंपल इज ए पोर्टेबल ड्रिंकिंग के लिए, नहीं, जितनी लिमिटिंग कंसंट्रेशन होनी चाहिए उससे बराबर है। द कंसंट्रेशन ऑफ Fe इज 0.5 ppm। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आइडेंटिफाई PQR है ना SC। तो आप यहां पर देखो, इस कंपाउंड के अंदर NH4BF4 अपने को कंपाउंड दे रखा है। अपन B2O3 के साथ में अगर इसको अपन हीट करते हैं तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या क्या बनेगा, देखो, एक तो बाई प्रोडक्ट के रूप में NH3 बनेगा, ठीक है, एक अपने को BF3 बनेगा, HF बनेगा। तो इसमें मेन प्रोडक्ट अपना BF3 बन रहा है, HF तो किसी में है भी नहीं, तो अपने को पहला P ऑप्शन तो क्या मिल गया, बोलो, BF3। इस BF3 की रिएक्शन जो है वो अपन करवा रहे हैं एक तो Al2Cl6 के साथ। Al2Cl6 के साथ में अगर अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये B कंपाउंड BF3 बना, ये तो स्टूडेंट कंपाउंड हो गया P, ठीक है। Al2Cl6 के साथ में रिएक्शन कराने पर स्टूडेंट यहां पर कंपाउंड बनेगा BCl3, ठीक है। और एक रिएक्शन अपने को यहां पर NaBH4 के साथ में करवाई जा रही है, तो NaBH4 के साथ में स्टूडेंट NCRT की रिएक्शन है, ये तो B2H6 बनेगा। तो BCl3 बना है, ये तो कंपाउंड हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। और उसके बाद में Q और R दोनों का अपन वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं अपन, और इसकी रिएक्शन भी वाटर से करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट सेम बनना चाहिए, तो सेम बनेगा बिल्कुल। H2O की रिएक्शन अगर अपन डाइबोरेन के साथ में कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस के कारण यहाँ पर आप बोरोन का हाइड्रोक्साइड बनाओगे, और BCl3 भी कोवलेंट है ना, कोवलेंट एक प्रकार से क्लोराइड है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस होगा तो BOH का होल थ्राइस बनेगा, तो ये S हो गया। तो स्टूडेंट P2 हो गया अपने पास BF3, और Q हो गया BCl3, R हो गया B2H6 और S हो गया बोरोन का हाइड्राइड। ये तो आंसर कौन सा हो गया,
फर्स्ट। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CFC फॉर द आयंस इन कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स। तो स्टूडेंट इसके अंदर आंसर जाएगा ये वाला। आप जानते हो Mn+2 D5 कॉन्फ़िगरेशन, T2G Eg का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, CFC का मान 0 सबसे कम इसका आएगा। और लेफ्ट टू राइट आप जानते हो कि ये ऑर्डर जो है वो फैक्चुअल डेटाबेस बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। निकल की सबसे ज्यादा होगी। कॉम्प्लेक्स विथ ज्योमेट्री कैन एग्जिबिट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। तो स्टूडेंट ये तो DsP2 हाइब्रिडेशन के कारण ज्योमेट्री आती है। ये आप जानते हो कि D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडेशन के कारण आती है। हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्बिटल तो सिमिलर है, तो अपन ये कह सकते हैं एक ही हाइब्रिडेशन से ये ज्योमेट्री आ रही है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री अपने को sp3d हाइब्रिडेशन से आ रही है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो D3s हाइब्रिडेशन और sp3 दोनों के अंदर सेम आती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन हैव सिमिलर टाइप ऑफ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, है ना। इस वाले केस में तो अपन डिफरेंट तो नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट करने वाले जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो सेम है। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी। इन द फॉलोइंग गिवन पेयर द वन विथ एन एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आप जानते हो स्टूडेंट N2NO और CO न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। N2NO और CO जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला अपने को न्यूट्रल ऑक्साइड चाहिए, तो ये पहला ही न्यूट्रल ऑक्साइड दे दिया। पहला ऑक्साइड तो एसिडिक होना चाहिए, तो अपना आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ये N2O5 एसिडिक ऑक्साइड है और NO क्या है बोलो? न्यूट्रल ऑक्साइड। आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द वन दैट फॉर्म ए व्हाइट सॉलिड हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म ए बेसिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट बेसिक सॉल्यूशन, इस वाले हिंट से ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है कि आप जानते हो कि इसमें ये नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली आप जानते हो एसिडिक होते हैं, ये एसिडिक ही है और इनके एक्वस सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे। जबकि Na2O ये मेटल का ऑक्साइड है और इसको अगर अपन वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर अपने पास NaOH बनेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? तो इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा, तो आंसर कौन सा होगा? सी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया सवेरा है, बस खुद पर विश्वास रखो। इसी कड़ी में दोस्तों मैं हूं रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर से। अपन बात कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन की। दोस्तों ऑर्गेनिक के कुछ सवाल हैं, देखिएगा। पूछा क्या गया है? द फॉर्म इन विच थायमीन की बेस प्रेजेंट इन DNA रिमेन एट pH 10 की बात कर रहा है। दोस्तों थायमीन की स्ट्रक्चर कौन सी होती है जो अपने NCERT में दे रखी है? देखिए थायमीन की आइडेंटिफाई करिए। थायमीन की स्ट्रक्चर ये है दोस्तों। अब उसने पूछा है pH 10। अब pH 10 की अगर अपन बात करें तो ये जो कीटो फॉर्म दे रखा है इसको इनोल में कन्वर्ट कर दो दोस्तों। इनोल में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? ये वाला। अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई दोस्तों? ज्यादा हो गई, यानी कि ये नाइट्रोजन जल्दी डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो pH 10 रखता है वो कौन सी स्ट्रक्चर वाला है? 4th नंबर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों? दे रखा है कि कंपाउंड नॉट हैविंग ए प्लेनर मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन इन। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी अगर अपन बात करें तो प्लेनर कौन सा नहीं है दोस्तों? प्लेनर की अगर अपन बात करें तो अपने को दे रखा है पहली स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर का मतलब है कि इसको काटो और जहां से आप काटोगे कि पूरा मॉलिक्यूल कट जाए, प्लेन में होना चाहिए। तो ये प्लेन में है क्या? जी हाँ है दोस्तों। आप एक लॉन्ग कट का शॉर्टकट फॉर्म भी यूज कर सकते हो। S का मतलब होता है सेम प्लेन, D का मतलब है डिफरेंट प्लेन, S का मतलब है सेम प्लेन। अगर वो सेम प्लेन में है तो इसका मतलब क्या है? कट जाएगा। तो ये काट सकते हैं अपन। इथाइलिन दे रखी है। दूसरा अपने को क्या दे रखा है दोस्तों? देखिए कार्बन डबल बॉन्ड और ये दे रखा है दोस्तों इधर H इधर H, डबल बॉन्ड दे रखा है। एक साइड में H दे रखा है और एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको पता है दोस्तों ये तो लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ये तो इसी प्लेन में रहेगा। इसका मतलब इसको भी काटा जा सकता है SDS। S का मतलब सेम प्लेन, D का मतलब डिफरेंट प्लेन, यानी कि पाई बॉन्ड हुए हैं, मध्य से कट जाएगा, ये भी सेम प्लेन में है। फिर अगर अपन बात करें C कंपाउंड की, यानी कि कार्बन क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। एक साइड में अपने पास कालिया दे रखा है, एक पास H दे रखा है, इधर भी H दे रखा है। अब इसमें करके देखते हैं दोस्तों कि S, D, S और D, ये देखो डिफरेंट प्लेन में हो गया।
इसका मतलब अपन क्या बना सकते हैं कि ये तो है डैश डैश पे और ये है बेस पे, ये दोनों सेम प्लेन में है। इसका मतलब आप इसको नहीं काट पाएंगे, ठीक है। एक प्लेन में नहीं है, काट तो सकते हैं वैसे, पीवस तो है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, सेम प्लेन में मॉलिक्यूल नहीं है, सारे एटम सेम प्लेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन अगर एक ही प्लेन में है तो ये कालिया और H दोनों सेम प्लेन में नहीं है। इसका मतलब ये ही आउट ऑफ प्लेन हो गया, यानी कि नॉन प्लेनर। ये अपने पास कौन सा हो गया दोस्तों? आंसर। इसकी बात करें तो देखो ये सेम प्लेन में है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा दे रखा है SDS करके, आप देख सकते हैं SD और S का मतलब सेम प्लेन, D का मतलब डिफरेंट प्लेन। इसका मतलब ये सेम प्लेन में है, पूरा मॉलिक्यूल कट जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर मिला अपने पास? C। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या कर रहा है, SN1 की रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। अब आपने SN1 पढ़ी है, SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। तो SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अब अपने रिएक्टिविटी पढ़ी है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को कौन इंक्रीज करता है, कौन उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो अपने बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। इसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें दोस्तों तो क्या दे रखा है, CH3 दे रखा है, कालिया भगाओ और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाओ। यहां पे क्या लगा दोगे दोस्तों, OCH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सेम हाल रहेगा सबका, कार्बोकेटायन ऐसे ही बनेंगे। अब OCH3 तेरा कौन सा इफेक्ट है बताओ, प्लस M है। NO2 तेरा कौन सा इफेक्ट है, माइनस M है, यानी कि -R बोल सकते हो। CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, यानी कि कौन सा इफेक्ट हो गया इसका, प्लस H इफेक्ट हो गया। और Br -I, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट के। इसका मतलब प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। तो बताओ प्लस M सबसे ज्यादा किसका है, पहले का। उसके बाद में प्लस H की बारी आएगी, यानी कि थर्ड नंबर। उसके बाद में ये -I है और ये -M है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को -M ज्यादा डिक्रीज करेगा, -M कम करेगा, तो इसका मतलब फोर्थ। उसके बाद में बात करें तो सेकंड सबसे लिस्ट स्टेबल हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका रहेगा, पहले का। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, कौन सा आंसर हो गया दोस्तों, C। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो रिलेशन पूछ रहा है X और Y में, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल। अब देखिए इसको गौर से मिलाइए, यहाँ मिथाइल दे रखा है, इधर H दे रखा है, देखो इधर इथाइल दे रखा है, लेकिन इथाइल का जिक्र आएगा तो इथाइल तो इधर बैठा है दोस्तों, तो ये बाबा रामदेव का चेला बना बैठा है। इसका मतलब सीधा हो जा बेटा, तू कर दो 180 पे रोटेशन। जैसे ही आप 180 पे रोटेशन करोगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको, कुछ ऐसी शक्ल मिलेगी। इसको 180 पे रोटेट करोगे तो ये OH इस साइड में गया, H नीचे आ गया, जो इस साइड में वाला पोर्शन है वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, इस साइड में। तो देखो इथाइल क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे की ओर। यहाँ पे क्या दे रखा है, OH, और इधर क्या दे रखा है, H, और इस साइड में है वो रोटेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मिथाइल, इधर H दे रखा है और इधर OH। अब इसका और इसका दोनों का आपस में कंपेयर करवाओ। देखो इवन नंबर स्विच एट ईच कायरल कार्बन, इवन नंबर स्विच करवाओगे दोस्तों तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिकल। ओड नंबर स्विच एट ईच कायरल कार्बन, इसका मतलब क्या मिलता है, इवन नंबर स्विच कराओगे तो आइडेंटिकल मिलता है। ओड नंबर स्विच एट ईच कायरल कार्बन एक्सेप्ट मीजो, मीजो को छोड़कर, क्यों, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री हो जाती है, तो क्या मिलेगा दोस्तों, इनएंसियोमर मिलेगा। अदर कॉम्बिनेशन आर डायस्टेरियोमर, यानी कि एक में इवन नंबर स्विच हो रहा है, एक में ओड नंबर स्विच हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपन उसको क्या रिलेशन बोलेंगे, डायस्टेरियोमर बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं दोस्तों किसमें क्या रिलेशन हुआ है। तो यहाँ पे H है और स्विच का मतलब अदला बदली। ये देखो मिथाइल वहां होना चाहिए था, यहां नहीं है, यहां OH होना चाहिए था, यहां OH नहीं है। इसका मतलब देखो गौर से, मिथाइल और OH में एक बार स्विच हुआ है। देखो ये कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन का जिक्र अलग से करेंगे, इसका अलग से, इसका अलग से करेंगे। तो मिथाइल और OH में एक बार स्विच हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, ओड नंबर में स्विच। तो इसमें एक बार स्विच हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े, देखो सेकेंड नंबर कायरल कार्बन में H और OH में आपस में अदला बदली हो गई, तो कितनी बार स्विच हुआ बताओ, एक बार। तो इसमें भी ओड नंबर में स्विच हो गया। यहां बात करें तो देखो OH वैसे का वैसा, लेकिन H और इथाइल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इसका मतलब कितनी बार स्विच हुआ, इसमें भी एक बार। तो ओड नंबर स्विच एट ईच कायरल कार्बन, इसका मतलब दोनों का रिश्ता आपस में क्या हो गया बताओ, इनएंसियोमर। तो रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनएंसियोमर्स का। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, 19 नंबर सवाल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को M दे रखा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात कर रहा है। देखो कोई भी एल्कीन अपने को दे दी जाए कि RCH डबल बॉन्ड CHR, आप इसका ऑक्सीडेशन दो टाइप से करवा सकते हो, एक तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है।
रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात करें दोस्तों तो अपने को क्या दिया होता है कि O3 जिंक, जिंक के साथ में आपको क्या दे दिया जाए, वाटर, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। उस कंडीशन में क्या मिलता है दोस्तों, एल्डिहाइड, ये मिलेगा, एल्डिहाइड मिल सकता है, कीटोन जनरल अगर अपन बात करें तो। फिर अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात करेंगे तो O3 यहां पे आपको क्या नहीं मिलेगा दोस्तों, जिंक नहीं मिलेगी, ऑक्सीडेंट मिलेगा, यानी कि H2O2 जो मिलेगा वो क्या होता है, वापस डिकम्पोज हो जाएगा, आगे और ऑक्सीडेशन कर देगा, तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, COOH में चेंज हो जाएगा, एसिड में। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से क्या चाहता है वो, देखो ब्यूटेन डाइओइक एसिड चाहता है और एक ऑक्जेलिक एसिड चाहता है। अब ब्यूटेन डाइओइक एसिड की अगर अपन बात करें तो CH2 CH2 COOH COOH, यही है। और अगर अपन ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो COOH COOH, यही होता है। ऑक्जेलिक एसिड की अगर अपन बात करें तो ओम्स गैप आप लोगों ने पढ़ रखा है दोस्तों, ओम्स गैप। ये देखो इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 5 6 7, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, इसका मतलब ये कौन है, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड। चलो बात करते हैं दोस्तों, ब्यूटेन डाइओइक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड कौन बना सकता है, पहले को काट कर देखो। चलो इसका करवा दो ओजोनोलाइसिस, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, जहां जहां डबल बॉन्ड के कदम पड़ेंगे वहां वहां ओजोनोलाइसिस हो जाएगा, वो भी ऑक्सीडेटिव। देखो ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग, देखो कितने कार्बन मिले, 1 2 3 4, इधर भी देखो 1 2 3 4, और एक क्या मिल गया, देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये 2 कार्बन का एसिड अलग से बच गया। इसका मतलब 2 मोल इसके बन गए और 2 मोल ही इसके बन गए, इसका मतलब यही अपना आंसर हो सकता है। एनसीईआरटी में अपने ओजोनोलाइसिस दे रखा है, बट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस दे रखा है, ऑक्सीडेटिव नहीं दे रखा। एल्कीन और एल्काइन दोनों का ऑक्सीडेशन करवाने पर अपने को ये मिल जाता है। तो यहां पे देखो एल्काइन दे रखी है, अब एल्काइन का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो भी सेम कहानी आएगी। देखो ये भी आंसर हो सकता है, तो पहला और दूसरा दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे तो किसकी ओर जाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। इसमें देखो नहीं बन सकता क्योंकि एक ही कार्बन बचेगा बीच में। यहां पे बात करें तो दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, देखो एक ही कार्बन बचेगा, इधर भी COOH में चेंज हो जाएगा, इधर भी COOH में। पहला और दूसरा दोनों आंसर दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे तो अपने एल्कीन की तरफ भागेंगे। सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन से रिलेटेड एक सिंपल कॉन्सेप्ट वे बेस्ड है। एक क्लोज वेसल्स विद अ रिजिड वॉल कंटेन्स 1 मोल ऑफ द कंपोनेंट M, वेपर प्रेशर PM, 0.9 मोल ऑफ लिक्विड एंड 0.1 मोल ऑफ वेपर। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, इसमें कोई कंपोनेंट है वो M है, इसमें से 0.9 मोल तो लिक्विड में है और 0.1 मोल वेपर में है, 0.1 मोल वेपर में, और इसका वेपर प्रेशर क्या है, PM स्टार है। 0.1 मोल कंपोनेंट N इज एडेड स्लोली, N को इसमें एडेड किया, ठीक है, तो कंपोनेंट एडेड स्लोली टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, एज्यूम द M एंड N फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। M और N आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो टोटल प्रेशर कितना बनेगा, P टोटल इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB। ये M हो जाएगा और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, N कंपोनेंट हो जाएगा। डिक्रीज इफ PN नो, अगर PN ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, जितना था उससे ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। डिक्रीज इररेस्पेक्टिवली डिक्रीज नहीं होगा, इनके ऑर्डर में क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा। इंक्रीज इफ PN इज ग्रेटर देन PM, बिल्कुल सही बात है। ये अगर ज्यादा होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इररेस्पेक्टिवली होगा नहीं, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, C स्टेटमेंट सही हो गया। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ए स्कूबा ड्राइवर एक्सीडेंटली सरफेस फ्रॉम डेप्थ ऑफ 100 feet of water, pressure 4 atm. The solubility of the nitrogen gas from air 28% in air. Water standard condition 15 milligram at 37. The volume of N2 gas released into the bloodstream of the drive from the is 1 liter of blood. 1 liter of blood. डी स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन है।
एक कोई यहां पे तैर रहा है 100 फीट पे, इसका प्रेशर जो है वो कितना है 4 atm है, और सरफेस पे प्रेशर कितना होगा, सरफेस पे प्रेशर 1 atm होगा। ये जब डिप से सरफेस पे आएगा तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जितनी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी उसी रेशियो में नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, इमिट हो जाएगी बॉडी से। तो हमें ये सोल्व करना है, तो हम ये कह रहे हैं हेनरी रूल लगाते हैं। हेनरी रूल कहता है P इज इक्वल टू KH इंटू S। अपने पास लिखा है डिप्थ में 4 atm हो गया और KH इंटू S1 हो गया, सरफेस पे कितना हो गया 1 atm हो गया, KH इंटू S2 हो गया। इनको दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो S1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 कितना हो गया 60 मिलीग्राम हो गया, 60 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। अब इसको हम N2 का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो N2 रिलीज कितनी हुई, N2 रिलीज हो गई अपने पास 16 माइनस 15 कितनी रिलीज होगी 45 मिलीग्राम पर लीटर। बस इसका क्या कैलकुलेट करना वॉल्यूम, तो PV इज इक्वल टू nRT लगा दी। P अपने पास कितना हो गया, P अपने पास वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये हो गया 45 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28, ये 0.0821, ये हो गया 310 और प्रेशर हो गया 1 atm। इसे यहां से वॉल्यूम सोल्व करते हैं तो लगभग कितना आ रहा है 41 ml आ रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 41 ml आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट a 35-degree drop in the temperature from 25 causes 8.2-fold decreases in the rate of first order reaction. Kinetics related है, half life of the reaction is 3.2 hour. What will be the half life at the temperature of -10? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अपने पास हाफ लाइफ और के में जो रिलेशन होता है वो के इज इक्वल टू होता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के, ये होता है। तो के अपने पास हो जाएगा के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t हाफ। तो अपने पास एक तो के -10 डिग्री पे और एक अपने पास के 25 डिग्री पे, ठीक बात है। ये हो जाएगा टी हाफ अपने पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो गया टी हाफ अपने पास 10 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे सोल्व करते हैं तो ये अपने पास हो गया 1/8.2, 1/8.2। इसे सोल्व करते हैं तो टी हाफ एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हो गया 8.2 इंटू 3.2, ये कितना गिवन है 3.2। नियरली इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 26.24 ओवर। तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एन आइडियल गैस रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज represent as this. Consider the fact of the all component ideal and only A and B are present initially. कोई इक्विलिब्रियम है जिसमें A प्लस B है इज इक्वल टू C प्लस D, गैसेज इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं इनिशियली अपने पास ये क्या हो गया A हो गया, ये B हो गया। इनिशियली ये 0 और 0 है क्योंकि ये दो ही प्रेजेंट है, इनिशियली A and B आर प्रेजेंट। एट इक्विलिब्रियम पे कितना होगा A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, एक्स और एक्स। अब हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑलवेज ट्रू एट इक्विलिब्रियम एंड द नंबर ऑफ मोल। ए एन सी और एन एन सी और एन इक्वल हो, नॉट नेसेसरी। ये अगर स्टोइकियोमेट्री अलग हो तो ये अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट सी ऑप्शन एन सी बराबर एन डी, बिल्कुल सही हो रहा है, एन सी बराबर एन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट। द एडिशन ऑफ द नियोन गैस, नियोन कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है।
gaseous phase mixture at equilibrium at constant temperature and volume does not alter the equilibrium. equilibrium अल्टर नहीं होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर सबका इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या नहीं होगा, अल्टर नहीं होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज सिस्टम टी एंड कांस्टेंट पी, डेल जी अपॉन डेल कांस्टेंट टी और पी पे इज ग्रेटर देन जीरो हो गया। ग्रेटर देन जीरो हो गया तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल सही है, रिवर्स डायरेक्शन। द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस इन द लिमिट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही कहते हैं जब 100% डिसोसिएशन हो जाता है। द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ स्पीशीज ऑलवेज प्योर सब्सटेंस। स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। तो इसमें मेरे को जो ऑप्शन लग रहे हैं वो चारों ऑप्शन क्या लग रहे हैं? करेक्ट लग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंगल करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन मैकेनिज्म। कोई मैकेनिज्म है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। कोई मैकेनिज्म अपने को दे रखी है, इससे ओवरऑल रिएक्शंस बनाए तो a को कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 2 से, तो c क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अपने पास 2a 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 2a। ओवरऑल रिएक्शंस क्या बन जाएगी? तो ओवरऑल रिएक्शंस अपने पास जो बनेगी वो कितनी हो जाएगी? b एक यहां पे, 2 यहां पे, 3b इक्वल टू 2d प्लस अपने पास बन गया g। ओवरऑल रिएक्शन ये बन गई, बिल्कुल सही है। a इज द कैटालिस्ट एंड b इज द रिएक्टेंट। b तो रिएक्टेंट है, a कैटालिस्ट रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट किया और प्रोडक्ट में वैसा का वैसा रिमेन रह गया, तो b क्या a क्या हो गया? कैटालिस्ट हो गया। c एंड f आर इंटरमीडिएट। c रिएक्शन में बना, रिएक्शन में फिनिश हो गया। f रिएक्शन में बना, रिएक्शन में फिनिश हो गया, तो f क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। C एंड F आर इंटरमीडिएट। D एंड G आर द प्रोडक्ट। बिल्कुल, D एंड G आर प्रोडक्ट। तो सारे ऑप्शन सही है, तो अपने पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फॉर 1 मोल ऑफ द वान डेर वाल गैस B इज 0, द प्लॉट PV वर्सेस 1/V at 298 केल्विन। इंटरसेप्ट इज 24.4 liter ATM and slope is the minus 2.5 ATM mole inverse. The value of the van der Waals constant A. n मोल के लिए होता है ये P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू nRT। B 0 कर देते हैं और 1 मोल के लिए लिख देते हैं, तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V इज इक्वल टू RT। तो अपने पास हो गया PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो गया? RT। तो PV इज इक्वल टू अपने पास हो गया RT माइनस A अपॉन V, A अपॉन V। ये अपने पास ग्राफ हो गया। ये Y हो गया, ये C हो गया, ये माइनस MX हो गया। तो 1/V के बीच में, तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को। तो अपने पास माइनस 2.5 लीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस A के इक्वल हो गया। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 2.5 लीटर स्क्वायर ATM और क्या हो गया? मोल की पावर -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? D ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Following the 3 plots show the variation of conductance, titrant addition of the titrations of aqueous solution of Na2SO4 this। ये टाइट्रेशन अपने पास गिवन है। पहले अपने पास टाइट्रेशन A गिवन है। A किसके बीच में? BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। BaCl2 में अमोनियम सल्फेट को ऐड कर रहा है तो क्या बन जाएगा? BaSO4 बन जाएगा जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और अपने पास क्या बन जाएगा? BaSO4 प्रेसिपिटेट हो जाएगा और 2NH4Cl बन जाएगा, 2NH4Cl बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे
2Cl माइनस Ba+2 तो प्रेसिपिटेट हो गया। यहां पे NH4 प्लस ऐसा का ऐसा बच रहा है, 2NH4 प्लस और 2Cl माइनस। यहां पे अपने पास 2Cl माइनस ऐसे के ऐसे रह गए अपने पास। तो Cl माइनस साइन तो अपने पास क्या था, कॉमन था। अब अपने पास Ba+2 किससे हो गया, NH4 प्लस से। Ba+2 की कंडक्टेंस कितनी है, 127.3। अब ये किससे रिप्लेस हो रहा है, NH4 प्लस से। NH4 प्लस की 73.6 और 2 Na प्लस है तो 73.6 टू 157 इंक्रीज हो रही है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कितनी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट का ये जो अपने पास ए वाला टाइट्रेशन में कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये किसके लिए हो गया, इसके लिए कॉमन हो गया। तो सेकंड वाला अपने पास, सेकंड वाला प्लॉट किसके लिए आना चाहिए, ए के लिए आना चाहिए। ये दोनों में है, सेकंड वाला प्लॉट ए के लिए आना चाहिए। बी वाली कंडक्टेंस को चेक करते हैं। अपने पास हो गया Na2SO4 किसके साथ टाइट्रेट हो रहा है, BaCl2 के साथ। तो अपने पास हो गया BaSO4 प्रेसिपिटेट हो जाएगा, BaSO4 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और अपने पास क्या बन जाएगा, Ba और SO4 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl। यहां कंडक्टेंस किसके कारण थी, 2Na प्लस SO4 -2। यहां कंडक्टेंस किसके कारण होगी, 2Na प्लस 2Cl माइनस। यहां पे अपने पास Na प्लस तो कॉमन रह गया, SO4 -2 की कंडक्टेंस, SO4 -2 की कंडक्टेंस 160 होगी, ये 160 होगी। और अपने पास SO4 -2 2Cl माइनस एक Cl की होगी 76.4, तो ये एक Cl की होगी 76.4, तो दो की कितनी हो जाएगी 76.4, ये हो गया 152। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन डिक्रीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। थर्ड अपने पास हो जाएगा BaCl2 में आप क्या मिला रहे हैं, BaCl2 में यही कर लेते हैं, BaCl2 में थर्ड वाली टाइट्रेशन देखते हैं। BaCl2 में आप क्या मिला रहे हैं, Na2SO4 मिला रहे हैं, BaCl2 में Na2SO4 मिला रहे हैं। तो कंडक्टेंस किसके कारण होगी, BaSO4 प्रेसिपिटेट हो जाएगा और क्या हो गया, BaSO4 प्रेसिपिटेट, तो 2NaCl आ गया इसमें भी, 2NaCl। यहां पे कौन किससे Cl, Ba+2 से कौन हो गया, 2Na+, Ba+2 की कंडक्टेंस 127 और यहां किसके द्वारा Na+, 2Na+, तो इतनी होगी 100। डिक्रीज होगी लेकिन ज्यादा डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगी लेकिन ज्यादा डिक्रीज किसमें हो रही है, फर्स्ट में। तो ये हो गया फर्स्ट के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो थर्ड वाले में अपने पास डिक्रीज, सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में सबसे कम डिक्रीज होगी, तो सबसे कम डिक्रीज होने वाला कौन है, थर्ड। तो ये हो गया थर्ड। बी वाला थर्ड के लिए मैच कर रहा है, थर्ड के लिए बी मैच कर रहा है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स्ड विथ 40 ग्राम ऑफ आइस ए कॉफी टब कैलोरीमेट्री। फाइनल टेम्परेचर अपने से पूछा है, सिंपल होता है। अपने पास Q अमाउंट रिलीज्ड बाय वाटर, अमाउंट रिलीज बाय वाटर होता है Q इज इक्वल टू MS/dt। M कितना हो गया अपने पास 150, अपने पास S कितना हो गया 4.2 और ये कितना हो गया, टेम्परेचर कितना है 20, ये 20, ये अपने पास हो गया लगभग 12,600 जूल। अपने पास अमाउंट रिलीज्ड बाय एब्जॉर्ब बाय आइस के लिए क्या हो गया Q इज इक्वल टू
ml। Q इज इक्वल टू ml की बात करें तो Q इज इक्वल टू m कितने ग्राम हो गया, 40 ग्राम आइस, 40 इंटू के L कितना हो गया 334.72। ये सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है लगभग 1388.8। Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो अपने पास कितना रहेगा 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। A chemical reaction X gas, Y gas और Z gas following mechanism. The overall equilibrium constant for the above represent. Overall equilibrium constant की बात कर रहे हैं। Overall equilibrium constant की बात करें तो overall reactions लिख लें। Overall reactions में अपने पास K equilibrium overall कौन है प्रोडक्ट की साइड में, प्रोडक्ट की साइड में सॉलिड गिना नहीं जाएगा, सॉलिड गिना नहीं जाएगा, एक तो कौन आ जाएगा Z अपॉन अपने पास कौन हो जाएगा X गैस हो जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा Y गैस हो जाएगा। ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अपॉन K2 किसके बराबर होगा, K1 अपॉन K2 ये हो जाएगा 1 अपॉन X के बराबर हो जाएगा और K2 अपॉन K3, K3 अपॉन K4 ये किसके बराबर हो जाएगा Z अपॉन Y के इक्वल हो जाएगा, Z अपॉन Y के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं K1 अपॉन K2 इंटू K3 अपॉन K4 किसके इक्वल हो गया, अपने पास ये हो गया K इक्विलिब्रियम के इक्वल हो गया। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, अपने पास बी ऑप्शन सही आ रहा है। ओके, गिवन बिलो ए गैल्वेनिक सेल कॉपर प्लस 2 Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पास गिवन है तो अपन ने लिखा Cu, फर्स्ट ऑफ ऑल Cu प्लस 2 में जा रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से हमें Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेल इक्वेशन बन गई Cu प्लस 2 Ag प्लस इक्वल टू Cu प्लस 2 प्लस Ag 2 Ag। ई सेल इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 log Cu प्लस 2 और Ag प्लस का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इसे हमें सोल्व करना है और ऑप्शन को क्या करना है, मैच करना है। इसे हम सोल्व करें तो ये अपने पास हो गया, ये सेल पोटेंशियल कितना मिला है 0.5 और ये अपने पास हो गया 0.46, ये माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log Cu प्लस 2 अपॉन Ag प्लस। इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इनका रेशियो अपने पास Cu प्लस 2 अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर, ये रेशियो अपने पास आता है 0.446, जो कौन सा हुआ कॉपर प्लस 2 अगर अपने पास कॉपर प्लस 2 अपने पास 0.01 हो, ठीक है 0.1 हो और अपने पास Ag प्लस है वो 0.5 हो, तो ये रेशियो अपने पास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर और Ag प्लस, एक होना चाहिए 0.011 और ये हो गया 0.05, डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 5 एम्पियर करंट पास फ्रॉम द 1 ओवर थ्रू द 0.15 aqueous solution of the sodium acetate। डियर स्टूडेंट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है CH3CO माइनस, ठीक है CH3CO माइनस अपने पास 2CO2 में कन्वर्ट हो रहा है प्लस CH3 बना रहा है प्लस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बिल्कुल सिंपल सा है, W इज इक्वल टू EIT बाई F, वैल्यू पुट कर दो अपने पास तो अपने पास यहां से मोल इक्विवेलेंट हो जाएगा मोल अपॉन n फैक्टर बराबर IT बाई F। तो मोल अपने पास कितने मिल जाएंगे, अपने पास मोल मिल जाएंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं 5 एम्पियर करंट हो गई 1 ओवर तो 60 इंटू 60 अपॉन 96500 डिवाइडेड बाई 2। ये सोल्व करके अपन मास में कन्वर्ट करेंगे तो मास में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई
96500 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई, इसका मोलर मास कितना होता है? मोलर मास होता है अपने पास 30, तो कितना मास अपने को ऑब्जर्व हो जाएगा? 2.79 ग्राम मास अपने पास ऑब्जर्व हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 31 का ए सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ए रिजल्ट ऑब्टेन व्हेन द फाइनली डिवाइड मेटल पाउडर PQRS। PQRS में अपने पास ये सिल्वर नाइट्रेट को डिस्पर्स, ये लेड नाइट्रेट, ये जिंक को नहीं करता है। ये अपने पास PQRS कोई एलिमेंट है, इनके अपने को पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, बिल्कुल सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग है। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया? रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो Zn सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कौन हो गया? निकिल, फिर कौन हो गया? Pb, और फिर कौन हो गया? Ag। तो अपने पास इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया Q, P, R और S। तो कौन सा ऑप्शन सही? कुछ लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में एसआरपी के नहीं ऑर्डर में, एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो यह आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो नेक्स्ट दूसरा आ जाएगा, लेकिन ये वाला ज्यादा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द मोलरिटी ऑफ द कॉमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेबल एज बोतल, इस तरह से लेबल्ड है, इसका मतलब हो गया 95 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 95 हो गया, ये 95 और ये कितना मोलर मास 98। अपने पास डेंसिटी गिवन है तो D इज इक्वल टू M बाई V। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो V इज इक्वल टू M अपॉन D। कितना सॉल्यूशन है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी हो गई अपने पास? 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने पास ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये ml में आ गया, 100 अपॉन ये आ गई 1.84, ये ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। इसे सोल्व कर देते हैं तो मोलरिटी आ जाती है 17.83 m। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। oxide ion with ion metals A and B together form crystal. The oxide ion get organized into the cubic closed packing lattice. In the oxide lattice, metal ion A occupied 25% octahedral void and the metal ion B occupied 50% of tetrahedral void. Oxidation state of A and B respectively. डियर स्टूडेंट्स, O-2 है, CCP के लेटेस्ट पॉइंट पे कितने हो जाएंगे? नंबर इसकी 4 हो जाएगी, चार्ज इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 8। टोटल चार्ज क्रिस्टल पे कितना होगा? 0 होगा। तो हम कह सकते हैं ए ऑक्यूपाई, ए अपने पास कितनी ऑक्यूपाई करता है? ए अपने पास ए आइन 25%, तो कितना हो जाएगा? ए आइन 1 हो जाएगा। और बी आइन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? बी आइन ऑक्यूपाई कर रहा है 25% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 8 होगी, 50% का 4 हो जाएगा। चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चार्ज 0 होने के लिए इस पे कितना हो जाए? +4, और इस पे कितना हो जाए? +1, तो ये कितना हो गया? +4। टोटल कितना हो गया? चार्ज 0 हो गया। कौन सा सही हो गया? +4 और +1, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स अपने को करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट आपको पूछा है। तो स्टूडेंट अपन पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज लेस देन। तो फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस की एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट? E4 ऑफ हीलियम प्लस वो होगी -13.6 Z² अपॉन N²। Z का मान तो हीलियम के लिए कितना हो गया? 2 हो गया, तो 4 लिख देता हूं यहां पर, और N², तो फोर्थ ऑर्बिट का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, और E4 ऑफ हाइड्रोजन वो हो गया -13.6 Z² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन N का मान कितना हो गया? यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट की ही बात कर रहा है तो ये इतना हो गया। तो स्टूडेंट इस वैल्यू की तुलना में ये वाली वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब लेस एनर्जी, तो लेस देन द, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया।
रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट अपन इसको यहां चेक कर लेते हैं। रेडियस ऑफ हीलियम प्लस फर्स्ट ऑर्बिट की 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड, तो इतनी आएगी स्टूडेंट, ये नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इन द लाइमन सीरीज एज द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इंक्रीज देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रम लाइन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको इसमें लाइमन सीरीज के बारे में देख लो। तो लाइमन सीरीज क्या होती है? अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 1 के अंदर ट्रांजिशन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 1 में ट्रांजिशन करता है, मान लो इनफाइनाइट से भी कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आ रहा है, तो ये लाइमन सीरीज हो गया। अब इस स्टेटमेंट में क्या बोला है? इन द लाइमन सीरीज एज द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इंक्रीज देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन गोज ऑन डिक्रीजिंग। स्पेक्ट्रम लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर घटेगी, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर स्पेक्ट्रल लाइन की घटेगी तो एनर्जी घटेगी, उसकी तुलना में उसका उल्टा अगर अपने को पूछा है, इन द लाइमन सीरीज एज द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इंक्रीजेज देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब स्पेक्ट्रल लाइन की डिस्टेंस को घटाते हैं, है ना, उसकी तुलना में अगर अपन बढ़ाएं, ठीक है ना, तो एनर्जी बढ़ेगी। इस वे में ये स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट? करेक्ट। इसमें ये जो देन वर्ड है स्टूडेंट, इससे अपने को ये अपोजिट बात कर रहा है कि इन द लाइमन सीरीज एज द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इंक्रीज। ट्रांजिशन जब अपन बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन की डिस्टेंस को घटाएंगे, है ना, उसकी तुलना में अपन अगर उल्टा करें, बढ़ाएं अगर स्पेक्ट्रल लाइन के डिस्टेंस को, है ना, तो एनर्जी बढ़ेगी। ये देन वर्ड जो है वो अपोजिट वे में अपने को स्टेटमेंट को ले जा रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया। अगर इस स्टेटमेंट को कोई सीधा सीधा इस तरीके से समझता है कि लाइमन सीरीज के अंदर जैसे जैसे डिस्टेंस को अपन घटाते हैं, लाइंस गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, लाइंस गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो एनर्जी डिक्रीज होगी, उस वे में तो गलत हो जाएगा आंसर ये। लेकिन ये देन वर्ड जो है वो इसका अपोजिट सेंस में यहाँ पर स्टेटमेंट को ले जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। इफ द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट बेरिलियम +3 9/4x, ये स्टेटमेंट गलत हो गया स्टूडेंट। अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बेरिलियम के लिए अपन रेडियस जो है वो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, तो n का मान तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और z का मान कितना हो गया 4, और ये तो बेरिलियम की रेडियस हो गई, और x रेडियस दे रखी है अपने को, ये तो बेरिलियम की रेडियस हो गई, और x दे रखा है अपने को लिथियम +2 की सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, तो 0.529 लिथियम +2 के सेकंड ऑर्बिट की, तो अगर अपन 529 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बेरिलियम +3 की रेडियस कितनी आ जाएगी बोलो? ये 9/4 डिवाइड बाई 4/3, तो ये आंसर तो नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इन द हाइड्रोजन एटम 3p 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डिजेनरेट होते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड कैन बी सेपरेटेड बाई। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड को इसके एम्फोटेरिक नेचर के कारण मेटलर्जी के अंदर अपन पढ़ते हैं, ये लीचिंग मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं अपन। फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए काम में लेते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन यहाँ पर काम में नहीं लेंगे क्योंकि आइडेंटिकल कंपाउंड है, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड है दोनों। मैग्नेटिक सेपरेशन ये अपन काम में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर Fe प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो गया? फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें है? आंसर सी विल बी। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों? 37 नंबर सवाल। 37 में क्या दे रखा है? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन दे रखा है। चलो रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों।
बेसिक मीडियम दे रखा है और कीटोन दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा हो, कीटोन दे रखा हो, अल्फा हाइड्रोजन परसेंट है, तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा दोस्तों? एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को शो करता है, वो एल्डोल की ओर इशारा करता है। तो देखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो एसिडिक हाइड्रोजन अब कौन सी एल्कीन, यानी कि बेसिक मीडियम में वो कीटो फॉर्म में भी, कीटोइनोल में चेंज हो सकती है, तो इसकी कीटोइनोल भी चेंज कर सकते हो आप। क्या बन जाएगा दोस्तों? अगर अपन बात करें 5 मेंबर रिंग आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको CH3 दे रखा है और O और H दे रखा है। बेसिक मीडियम में आपको पता है ये H ले जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसी की ओर इशारा करता है। तो ये इस पे अटैक करेगा दोस्तों। अटैक किया तो आपको क्या मिला? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म की ओर जा सकते हैं, इसके एसिडिक नेचर को शो करता है। अब ये कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करके वो बन जाएगा। अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इन दोनों में से, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा दोस्तों? आपको क्या दे रखा है? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये दे रखा है दोस्तों। अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है या फिर ऑक्सीजन वाले नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? अब आपको पता है कि कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, क्योंकि EN बेचारे कम है। ये माइकल एडिशन कर देगा दोस्तों, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, 1,4 एडिशन की ओर इशारा कर रहा है, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो क्या मिल जाएगा देखिए दोस्तों, तो ये मिल गया आपको इस ओर अगर अपन कर दें तो, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा था और यहां आ जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तेरे पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ CH3। अब इसमें आपको पता है ये डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा दोस्तों? ये बन जाएगा आपके पास, ये बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे CH2C और वापस H मिल जाएगा, H वापस इनोल फॉर्म कीटो में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा, ले देकर अपने को क्या मिला? COCH3। अब देखिए वापस फिर NaOH के साथ में रिएक्शन कर लेता है ये। अब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा, ठीक है। अब इसके पास अल्फा भी है, इसके पास अल्फा है, इसके पास अल्फा कार्बन है बट H नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। देखिए कौन सा पार्टिसिपेट कर देगा? अगर ये वाला अल्फा H पार्टिसिपेट करता है तो 1 2 3 4, और ये वाला H पार्टिसिपेट करता है और ये वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, तो दोस्तों क्या बन जाएगी रिंग? 1 2 3 4 5 6, और 5 और 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 4 और 7। तो इसका मतलब इसके तो दोनों H जाएंगे और इसका ऑक्सीजन जाएगा, तो बना दो दोस्तों कीटो, यानी कि क्या बन जाएगी? एल्डोल कंडेंसेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे ये CH2, इधर भी CH2 और इधर क्या आ रहा है दोस्तों? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से CH2 निकलेगा, यानी कि H दोनों गए तो CH डबल बॉन्ड। अब देख लो दोस्तों, यहां CH है, CO है, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? रिंग की अगर अपन बात करें तो रिंग अपने में 2 दिखाई दे रही हैं, यहां से H निकाला नहीं है, CH3 भी गायब कर दिया, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा? B। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो बिल्कुल आसान सा सवाल, अपने को कार्बोनिल कंपाउंड में दे रखा है, कीटोन के प्रिपरेशन मेथड में, याद करिए, धुंधला याद आ रहा होगा आपको। तो ये गिन्नार रीजेंट है, अब गिन्नार रीजेंट साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवा देंगे तो किसका फॉर्मेशन कर देगा दोस्तों? साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो कीटोन, कीटोन के प्रिपरेशन मेथड की कहानी है ये। तो साइनाइड के साथ में रिएक्शन करवाइए दोस्तों, 6 मेंबर रिंग आपको दे रखी है, यहाँ पे गिन्नार रीजेंट की रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों तो कीटोन मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, NH4Cl नौसादर आपको दे रखी है, ये हाइड्रोलाइसिस कर देता है दोस्तों, और किस में चेंज कर देगा? देखो ये वाला पोर्शन इसके साथ में आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में, CH2 इसको लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या दे रखा है? CH, इधर भी क्या दे रखा है? CH3, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, याद आ रहे होंगे कि साइनाइड के साथ में आपने रिएक्शन करवाई थी, किसकी? RMgX के साथ में रिएक्शन करवाओगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मिल जाएगा RC, इधर भी R डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज Mg और X, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो कीटोन मिलता है। चलो ये मिल गया अपने पास। अब वो कह रहा है कि हाइड्रोजीन दे दिया दोस्तों। हाइड्रोजीन क्या होता है बताओ? NH2 और साथ में क्या दे रखा है? KOH। हीट कर दो दोस्तों। अब देखा देखा लग रहा होगा, वुल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में बदल गया, इसका मतलब ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है दोस्तों। तो वुल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में बदल गया, तो ये CO ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? एल्केन में चेंज हो जाएगा, यानी कि CH2 इधर क्या है? CH3 ऐसा कोई देख लो दोस्तों, आंसर कौन सा मिल जाएगा अपने को? ए आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों? देखो 39 नंबर सवाल इसकी ओर गए। अब देखो
ये कौन सा है, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैसा एडिशन होता है बताओ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि आंटी कनु मार्कोनिकाऊ अंकल कुन कुटीजे ऊपर। तो देखो दोस्तों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या होता है, ओवरऑल वाटर का एडिशन होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर हम बात कर देंगे तो देखो, एक तो आपको 5 मेंबर रिंग दे रखी है, यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों, 6 मेंबर रिंग दे रखी है, यहां पीएच है, तो बताओ OH क्या आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH इधर आ जाएगा। अब ये क्या मिल गया आपको, P मिल गया। अब वो कह रहा है कि K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन करवा दो। अब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, कीटोनों में चेंज हो जाएगा, और 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, लेकिन कीटोनों का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका मतलब CO आ जाएगा। देखो दोस्तों कौन सा है, यहां पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे H रहा होगा, इधर भी क्या है, H है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में गलती होगी। चलो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो 40 नंबर सवाल, 40 नंबर सवाल, एल्डोल कंडेंसेशन का जिक्र आया होगा दोस्तों। अब एल्डोल कंडेंसेशन है तो इसको उल्टा करा के देख लो। देखो, जिसके पास क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं होंगे, जिसके पास हाइड्रोजन है उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। अब देखो यहां पे अगर काट दें, अपन इसको काट कर देख सकते हो, ठीक है, डबल बॉन्ड, यानी कि जनरली अपन क्या करते हैं कि अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है तो ये क्रॉस एल्डोल हो गया, तो उल्टा कर दो, जिसको आप क्या बोलते हो, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि ये बन रहा है आपके पास CH CO और R। तो अपन क्या करते हैं बताओ, इसके साथ ऑक्सीजन आ रहा है तो इसको अपन क्या कर देते हैं बताओ, काट देंगे तो यहां तो हाइड्रोजन दे देंगे और यहां ऑक्सीजन दे देंगे, तो इसका मतलब ये 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा क्या मिल जाएगा, CH3CO और R। इन दोनों का से एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा, क्रॉस एल्डोल हुआ होगा, तो अपन इनको बीच में से काट देते हैं। देखो इसके पास ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब यहां हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो देखो PH इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन लगा दो, इधर भी क्या है, CO है, और इधर क्या है, CH2, और इधर क्या लगा दिया दोस्तों, PH। अब इसको दोनों ऑक्सीजन देकर देखते हैं एक बार, तो PH CO और PH, ये देखो इसका नेम क्या है, बेंजील, और इसका नेम की अगर अपन बात करें तो देखो क्या नेम लिखोगे, डाई बेंजाइल कीटोन। देखो तो ऑप्शन में यही तो दे रखे हैं, डाई बेंजाइल कीटोन, डाई बेंजाइल कीटोन, डाई बेंजाइल कीटोन, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन हो नहीं सकता क्योंकि PHCOPH ऐसा कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये तो हटा सावन की घटा। अब इन दोनों में से आंसर है, देखो डाई, वो कह रहा है कि 2 मोल अगर डाई बेंजाइल कीटोन का यूज करोगे तो 2 मोल तो ये है दोस्तों, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये नहीं बन सकता। फिर वो कह रहा है कि 1 मोल डाई बेंजाइल कीटोन का यूज करवा दो और 1 एसीटोन का यूज करा दो। एसीटोन तो पीएच कहां से लाओगे, वहां तो CH3 मिलेगा दोस्तों। 1 मोल वो कह रहा है कि 1 मोल आप डाई बेंजाइल कीटोन का यूज कर दो, ये रहा डाई बेंजाइल कीटोन, और 1 मोल किसका यूज कर दो, बेंजील का यूज कर दो। तो देखो इसके तो दोनों अल्फा H गए हैं, इसके दोनों ऑक्सीजन गए हैं, तो इसका मतलब ये बन गया। इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया दोस्तों, C आंसर आ गया। बिल्कुल प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है, 41 नंबर सवाल, बिल्कुल प्यारा सा सवाल, बिल्कुल आसान सा, इसकी शक्ल भुंडी है दोस्तों, बाकी सवाल बिल्कुल आसान सा नजर आ रहा है। यहां पे देखो क्या दे रखा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो किस किस को रिड्यूस करता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है, ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, इमीन को रिड्यूस कर देता है, लेकिन साइनाइड को हाथ नहीं लगाता, साइनाइड को नहीं छूता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो दोस्तों ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, जनरली अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन अनसैचुरेशन को छोड़कर, यानी कि क्या काम कर देता है, हर किसी को रिड्यूस करने के लिए तैयार रहता है, थोड़ा कॉस्टली भी है, महंगा भी है। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड साइनाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, और ये देखो कीटोन है, कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, ये एस्टर है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, इसका मतलब एस्टर जैसा है वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो दोस्तों देख लो, यहां पे अगर अपन बात करें तो OH है, CO है, और कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ CO को CH2 में चेंज किया है, इसका मतलब यानी कि OH लगा दिया, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो देखो ये भी आंसर, यहां CN है और यहां CH2 है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यानी कि CH2 एक नहीं है, CN ही आएगा। यहां पे देखो ये भी बन सकता है, यहां अगर अपन बात करें तो देखो ये भी बन सकता है, ठीक है, यानी कि COOH OH में जा रहा है, यहां एक CH2 है बस। यहां पे अगर अपन बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें तो ये सबको रिड्यूस कर देगा साहब, इसको CN का रिड्यूस नहीं किया, इसका मतलब हटा सावन की घटा, इसमें कर देगा दोस्तों, सब कुछ कर देगा, यहां पे भी सब कुछ कर देगा। तो इन दोनों में एक यहां पे क्या नहीं है दोस्तों, CH2 नहीं है, डायरेक्ट CN है, बनाने में थोड़ी सी गलती होगी। तो कौन सा आंसर की ओर इशारा हुआ, तीसरे की ओर, ठीक है।
a amount of 0.45 gram of an organic compound X containing C, H and N combination to produce 1.1 gram of the CO2 and 0.3 gram of water. Empirical formula of the X. इसका empirical formula अपने को determine करना है. इसका empirical formula क्या रहेगा? इसके empirical formula को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने कहा ये CX, HY और NZ रहा था. इसकी O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO2 बन गया, H2O बन गया और कोई N कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएगा. यहां पे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर सकते हैं. परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करें तो कार्बन का परसेंटेज कितना आ जाएगा देखना. अपने पास CO2 कितना मिला है? 1.1 ग्राम. 1.1 ग्राम CO2 मिल गया. तो इसमें CO2 के मोल कितने हो गए? डिवाइडेड बाय 4. कार्बन का मास कैलकुलेट करें तो 12 हो गया. टोटल कितना हो गया मास? 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100. ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा. परसेंटेज ऑफ कार्बन अपने पास 66.67 आ जाएगा. 66.67 परसेंटेज. सेम एज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं. हाइड्रोजन में H2O कितना है? 0.3. H2O का मोलर मास 18. H2O के मोल आ गए. कार्बन का मास हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना तो मल्टीप्लाई बाय 2. मोल 2 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे. 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये अपने पास हो जाएगा 7.4. रिमेनिंग अपने पास कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा. अब यहां नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया 25.3% के आसपास. अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. इंपेरिकल तो परसेंटेज से इनमें इसको 12 से डिवाइड करें, इसको 1 से डिवाइड करें, इसको 14 से डिवाइड करें. एक सिंपल रेशियो कैलकुलेट करें तो ये आता है C3H4 और N. तो अपने पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट सवाल की बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है? 43 नंबर सवाल. हेप्टेन 2,6 डाई ओन दे रखा है. CH3CO शकल बनाते हैं दोस्तों इसकी. CH2 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 CO यानी कि क्या दे रखा है? CO और CH3. 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन दे रखे हैं. 2 और 6 नंबर पे डाइऑन दे रखा है. एक्वस एल्कालाइन सॉल्यूशन दे रखा है. हीट कर दो दोस्तों. कौन सी रिएक्शन हो गई? एल्डोल. अब एक ही मॉलिक्यूल में अल्फा H है और एक में ही क्या दे रखा है आपको? ऑक्सीजन दे रखा है. इसका मतलब कौन सी हो गई? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवा दो दोस्तों. तो एक का अल्फा जाएगा और एक का ऑक्सीजन जाएगा. तो अपने को पता है दोस्तों कि 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है. किससे? 5 और 7 से. तो अपन ज्यादा से ज्यादा चांस यही रहेगा कि अपन कौन सी रिंग बनाएं? 6 वाली रिंग. तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये वाला ऑक्सीजन निकाल देते हैं अपन और ये वाले दोनों हाइड्रोजन निकाल देंगे. एल्डोल कंडेंसेशन में कितने कार्बन की रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6. तो 6 कार्बन की रिंग बन गई दोस्तों. अब जहां से ये रिंग बनी है यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक ऑक्सीजन अभी भी बना हुआ है यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. अब देखो जहां डबल बॉन्ड आया है और वहां पे क्या आ जाएगा? CH3. तो देखो यही हुआ. देखो गौर फरमा सकते हैं आप. यहां बीच में कितने कार्बन आएंगे? CH2 CH2 CH2. कितनी बार? CH2 CH2 CH2. उसके बाद में पंखुड़ी आई है. नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3. 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सटूइन ऑन. तो कौन सा आंसर? एक ही पंखुड़ी है. इसका मतलब कौन सा आ गया दोस्तों? डी आंसर आ गया. नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों? ये अपने को कायरल कार्बन पूछ रहा है दोस्तों. ये कायरल कार्बन पूछ रहा है तो ये पंखुड़ी नहीं है दोस्तों. ठीक है, गलती से लग गई. अब कायरल कार्बन की अगर अपन बात करें तो यानी कि सारे ग्रुप यानी कि 4 के 4 ग्रुप कैसे होने चाहिए? यानी कि डिफरेंट होने चाहिए. तो इसमें नहीं है कोई कायरल, इसमें नहीं है. यहां देखो ये कायरल है, ये कायरल है और कोई कायरल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है. इसका मतलब कितने कायरल कार्बन हो गए दोस्तों? 2 कायरल कार्बन हो गए. ठीक है. नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 45 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों. क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर साइड. अब स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में जाता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी. इसका मतलब यहां देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहां कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. मोर इन एटम के साथ में H भी है. इन दोनों में हाइड्रोजन डोनर साइट क्या होगी? इस ऑक्सीजन की डोनर साइट क्या होगी? ज्यादा होगी. यानी कि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा. इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? R वाले का.
तो आर कौन सा है दोस्तों? सी। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 46 नंबर सवाल देखो दोस्तों, क्या पूछ रहा है? डीयू पूछ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीयू भी बोलते हैं इसको प्यार से। डीयू की अगर अपन बात करें तो अपने निकाल सकते हैं सी एक्स और एच वाई दे दिया आपको, एक एक्स दे दिया और एक वाई दे दिया। इसका फॉर्मूला यानी कि एक्स प्लस 1 माइनस वाई बाई 2। अब ये वाई क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। अब अगर यहां पे हेलोजन आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? एक हाइड्रोजन को आपने कम किया होगा और एक हेलोजन अटैच किया होगा। इसका मतलब अगर हेलोजन आ जाए तो अपने क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन में प्लस कर देते हैं। और अगर ऑक्सीजन आ जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। और अगर नाइट्रोजन आ जाता है तो नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन आता है तो उसकी 3 वैलेंसी साथ होती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन साथ में लाएगा। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन, जितने नाइट्रोजन आ रहे हैं हाइड्रोजन में से उतने कम कर देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पे देखो कार्बन कितने हैं? 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14 माइनस, अब देखो एक हेलोजन आ गया, ऑक्सीजन के लिए 0/सन्नाटा लिखते हैं। अब यहां हेलोजन आया तो हाइड्रोजन में ऐड कर देंगे तो कितने हो गए बताओ? 10। तो 10/2 कितने आ जाएंगे बताओ? 5। यही हुआ, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 9। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो 9, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली पूछा है तो एक ही आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? सी। अब फिर भी इसमें निकाल लेते हैं। देखो 3 दे रखा है, 3 प्लस 1 कितने हो गए दोस्तों? 4 माइनस, अब देखो 7 है और नाइट्रोजन आ गया तो इसका मतलब जितने नाइट्रोजन आ रहे हैं हाइड्रोजन में से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 6/2 कितना आ जाएगा बताओ? 6/2 की अगर अपन बात करें तो 3 आ गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1। इसका 9 और इसका 1, इसका मतलब इसी की ओर जा रहा है। यहां पे देखो 10 प्लस 1 कितने हो गए दोस्तों? 11 माइनस, अब यहां से बात करें तो देखो ये 7 है और अब हेलोजन यानी कि काली आ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन में प्लस करेंगे। 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8/2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। कितना आ जाएगा? 7 और 4 11। तो यही आंसर आया दोस्तों, सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया? 47 नंबर सवाल, स्टेबिलिटी पूछ रहा है दोस्तों। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल की अगर अपन बात करें तो या तो हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस और या फिर क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस वाले फ्री रेडिकल हो चाहे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो, प्लस वाले इंक्रीज करते हैं, माइनस वाले डिक्रीज करते हैं। तो देख लो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन ब्रेक होता है और कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर उधर, यानी कि डीलोकलाइजेशन होता है, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो जल्दी ब्रेक होता है। इसके पास तो अल्फा एच है दोस्तों, इसमें क्या है? देखो रेजोनेंस है, इसमें नहीं है दोस्तों। डबल बॉन्ड वाला कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, इसका मतलब नहीं कर पाएगा। इसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा है, तो देखो 4th नंबर में कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है। रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कुछ नहीं है, लास्ट में, ठीक है, सबसे सड़ी गली है। उसके बाद में कॉन्जुगेशन कम किस में है? सेकंड में। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे लास्ट में बैठेगा कौन? थर्ड वाला। तो देखो दोस्तों मिला दो, 4th कौन है, फिर सेकंड आएगा, 4th के बाद में सेकंड, फिर फर्स्ट और थर्ड, इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया? बी। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो कॉलम मैचिंग का सवाल है। एसिटिल्डिहाइड दे रखा है दोस्तों, एसिटिल्डिहाइड ये होता है दोस्तों। अब अपने को मिलाना है साहब, कौन कौन से रीजेंट क्या बनवा रहा है? देखो क्रोटोनेल्डिहाइड बनवा रहा है, यानी कि CH3 दे रखा है दोस्तों, CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये क्या है? क्रोटोनेल्डिहाइड। इसका मतलब क्या करवाया होगा? एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन किसका सहारा लेते हैं बताओ? डाइल्यूट का, इसी का सहारा लेते हैं। इसका मतलब यहां पे कौन आएगा? 2 नंबर वाला। अब 2 नंबर बताओ किस में है? पहले में 2 नंबर को कहां पहुंचा है? पहले में 2 नंबर इन दोनों के पास है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि एसिटिल्डिहाइड क्या बनवा रहा है दोस्तों, यानी कि एसिटिल्डिहाइड इज करेक्ट डिफरेंट। अब ये बनवा रहा है, अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? अब इसको इसमें चेंज करना है। देखो CH3CO और Cl में, तो कैसे चेंज कर सकते हो? Cl कैसे लगा सकते हो? इसका पहले ऑक्सीडेशन करवा दो। अब ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आप किसका सहारा लोगे दोस्तों? ये है एसिड डाइक्रोमेट, यानी कि K2Cr2O7 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में क्या करवाओगे? ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो ये COOH में चेंज हो जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड की PCl5 के साथ में रिएक्शन करवा दो। अब सेकंड वाली जो रिएक्शन करवाओगे वो क्या करवा दोगे दोस्तों? PCl5। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ में रिएक्शन करके क्या कर देता है बताओ? Cl, एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिड वाले चैप्टर में अपने को दे रखी है। इसका मतलब किसके साथ मैच खाया? थर्ड के साथ। इसका मतलब इसको हटा 7 की घटा, इस आंसर की ओर इशारा किया। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलो कर ही लेते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग CH3CO ग्रुप, यानी कि जिसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है
वो क्या शो करेंगे दोस्तों, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो हेलोफॉर्म टेस्ट में अपने एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है। तो CH इसमें किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे बताओ, NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दो। NaOH प्लस I2 क्या बना दोगे दोस्तों, आयोडोफॉर्म बना ही दोगे। तो NaOH I यही है, ये प्लस नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ के साथ में, तो फोर्थ थर्ड में आ रहा है दोस्तों। फिर अगर अपन बात करें तो क्या कह रहा है दोस्तों, ये बना रहा है कीटोन। अब कीटोन बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले तो गिनार रीजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। बताओ क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल को वापस ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, कीटोन मिल जाएगा सब। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आया, डी। An aqueous solution of copper sulfate X is treated with certain reagent. Identify the incorrect statement. तो स्टूडेंट अपने को इनकरेक्ट पूछा है, तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर अपन कराते हैं एडिशन ऑफ NH4OH, तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर अपन कराते हैं NH4OH के साथ, तो यहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड का पेल ब्लू कलर का अपने को प्रेसिपिटेट मिलता है, इसमें ग्रीन कलर दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। X is treated with H2S, तो यहाँ पर X तो क्या है अपने पास, कॉपर सल्फेट। H2S से जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो CuS का ब्लैक पीपीटी मिलेगा। यहां तक स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन हॉट एक्वस KOH, तो हॉट एक्वस KOH के अंदर तो अगेन कॉपर हाइड्रोक्साइड आपके पास मिलेगा जो इनसोल्युबल होगा, और इनसोल्युबल हो गया जबकि इसने सॉल्युबल बोल रखा है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। X on ट्रीटमेंट विथ KI इन वीकली एसिडिक मीडियम, तो अगर अपन कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहां पर CuI2 बनता है इनसोल्युबल, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो डिसप्रपोर्शन में जाके Cui और I2 देता है। इसको अपन Cu2I2 भी लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, X on treatment with KI in weakly acidic medium gives white precipitate of CuI2, तो white precipitate तो एक प्रकार से Cui का बनेगा या Cu2I2 का बनेगा, न कि CuI2 का। ये तो अनस्टेबल कंपाउंड है, ये तो ब्रेक हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स में जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो Cui का बनेगा, CuI2 तो कंपाउंड अनस्टेबल है, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट में जाकर कंपाउंड Cui देगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X व्हेन ट्रीटेड विद BaCl2, तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन BaCl2 के साथ में कराएंगे तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपने को इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट ये मल्टीपल चॉइस है स्टूडेंट, इसमें आंसर आपका कौन सा होगा इसके अंदर, A, B और C। Chlorine gas can be prepared by the action of concentrated H2SO4 on a mixture of sodium chloride and manganese dioxide. Identify the set of correct reaction. तो स्टूडेंट ये वाली रिएक्शन तो MnO2 की H2SO4 से डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, और NaCl के H2SO4 रिएक्शन कराने पर NaHSO4 बनता है और HCl बनता है, तो ये रिएक्शन तो हो गई गलत। NaCl के H2SO4 से रिएक्शन करवा रहा है तो Na2SO4 बनेगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद में MnO2 की HCl से रिएक्शन कराने पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला ठीक है। NaCl की रिएक्शन अपन H2SO4 से कराते हैं तो लेबोरेटरी मेथड में पहले HCl को ऐसे ही बनाते हैं, HCl को अपन MnO2 से रिएक्शन कराने पर Cl2 बनती है, ये भी ठीक है। MnO2 NaCl के साथ में रिएक्शन का Mn क्लोराइड बन रहा है, Na2O बन रहा है, तो MnCl2 की रिएक्शन H2SO4 से कराने पर Cl2 गैस यहाँ पर लिबरेट नहीं होगी, तो आंसर आपका इसमें कौन सा होगा, B एंड C। 18 valence electron rule asserts that transition metal compound are thermodynamically stable, then they have a total of 18 valence electron on the central metal, which include the metal's d electron and the electron provided by the ligands attached to the metal। तो स्टूडेंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये कह रहा है कि n-1d और ns इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर ये इलेक्ट्रॉन 18 के बराबर आते हैं, इसका मतलब En रूल फॉलो होगा और थर्मोडायनेमिकली वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। तो कौन से कंपाउंड इसमें से En रूल फॉलो कर रहे हैं वो अपने को टिक करने। तो स्टूडेंट यहां पर
अपन लगा सकते हैं इसमें फॉर्मूला। देखो डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, डी में इसका 3d6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर En रूल अपन अगर लगाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर देखो, फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। En का फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस OS प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z तो कितना हो गया फर्स्ट के लिए 26 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पर कितना हो गया अपने पास 26, सॉरी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो यहाँ पर 26 और 10 कितना हो गया 36, तो En रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 25 और 10 35, इसमें नहीं हो रहा, 28 और 8 36 इसमें हो रहा है, और यहाँ पर 24 और 12 कितना हो गया 36, तो आंसर इसमें कौन सा हो गया A, C और D। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स इन CO2 CO8। तो अपन देख लेते हैं स्टूडेंट, ये कार्बोनिल है, कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल के साथ में ये 2 ब्रिज बॉन्ड बनाता है, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये टर्मिनल नॉन ब्रिजिंग कार्बोनिल हो गए। तो इस कंपाउंड के अंदर 2 ब्रिज बॉन्ड है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ लोन पेयर इन ऑक्सी ऑफ OF4, इस कंपाउंड के अंदर देखो स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन, है ना, दिस कंपाउंड, तो आप जानते हो कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, एक लोन पेयर इसके पास हो गया, फ्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर होंगे, लेकिन इसके अंदर आपको बोल रखा है कि 0 बता रखा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। B5H10 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बोरेन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Xe2 इज 2 and 6 रेस्पेक्टिवली। तो Xe2 की अगर अपन बात करें तो बॉन्ड पेयर तो इसके पास कितने हैं बोलो 2, ठीक है, और लोन पेयर इसके पास स्टूडेंट्स कितने हैं 3। अब अगर अपन फ्लोरीन के भी काउंट करें तो 3 लोन पेयर इस फ्लोरीन के पास है, 3 लोन पेयर इसके पास है, तो लोन पेयर का जो काउंटिंग है सेंट्रल मेटल पर कितना है 3, और टोटल अगर अपन देखें तो 9, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें आंसर जो है वो कौन सा जाएगा, A and C। 53 नंबर सवाल, ये क्या दे रखा है दोस्तों, ट्राई इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट दे रखा है, एक्राइल एल्डिहाइड दे रखा है। चलो इसकी रिएक्शन करवा के अपने को क्या बना दिया, एसिटेल का फॉर्मेशन करवा दिया और साथ में इथाइल फॉर्मेट करवा दिया। क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इट इज एग्जांपल ऑफ एसिटल एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, साची बात बोल रहा है वो। फिर वो कह रहा है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट नहीं होगा दोस्तों इस रिएक्शन में, अपने को स्पष्ट दिखाई देता है कि किसी प्रकार का आपने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा है कि कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, तो वहां पे एसिटल कीटल बनाया था, वहां किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था, इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एक्राइल एल्डिहाइड एंड एथेनॉल विल प्रोड्यूस बेटर यील्ड, नहीं, यहां पे एथेनॉल कैसा होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। यहां पे बात करें तो वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ टेकन आउट ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ऑर्थो एस्टर, ये सच्ची बात है। अगर अपन वाटर यहां से नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो फॉर्मेट जो दे रखा है वो हाइड्रोलाइसिस होकर एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ए और डी आंसर आ जाएगा। अपने पास 2 ग्राम पीस ऑफ ड्राई आइस dropped in the 5 liter glass vessels containing 1 atm, the glass vessels sealed after the dry ice is disappeared। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 ग्राम पीस ऑफ ड्राई आइस, 5 liter vessels containing 1 liter 1 atm, 5 लीटर हो गया, 1 atm हो गया और टेम्परेचर 298 केल्विन हो गया। इसमें ड्राई आइस को अपन ने डाला, ड्राई आइस को डालने से CO2 है वो वेपर में कन्वर्ट होगी, तो मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मोल ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाएंगे तो अपन उसका देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, नो, CO2 का इंक्रीज होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस, बिल्कुल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाएगा इन एयर। टोटल प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि CO2 के मोल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। डिसअपीयरेंस ऑफ द ड्राई आइस ड्यू टू द इवेपोराइजेशन प्रोसेस,
नो, डीपोलराइजेशन प्रोसेस नहीं। तो कौन सा सही हो गया? बी और सी अपने पास सही हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, a thermochemical process is represented by the cyclic show below in which 1 mole of the perfect gas undergoes reversible cyclic process। एक रिवर्सिबल साइक्लोसिस प्रोसेस है, सीपी इतना है और इसके बारे में आइडेंटिफाई करना है। तो टीबी कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले टीबी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल लगाना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी कितना हो गया अपने पास इस पॉइंट पे? P3 ATM हो गया। V कितना हो गया? 1, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में लीटर में कन्वर्ट कर लिया। 0.0821 इंटू टी हो गया अपने पास, कैलकुलेट करना है। तो टीबी अपने पास आ गया, वो अपने पास आ रहा है टीबी अपने पास आ रहा है 365 के नियरेस्ट, 360.8 केल्विन के आसपास टीबी अपने पास आ रहा है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन बी क्यू बी। अपन टीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, बीसी प्रोसेस के लिए कैलकुलेट। तो टीसी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटीसी कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास P कितना हो गया? वही 3 हो गया। V कितना हो गया? 2 हो गया। 0.1, R की वैल्यू 0.0821 और यहां से हम T कैलकुलेट कर लेंगे, ये अपने पास T की वैल्यू आ जाएगी। और यहां से CP कैसे, WBC कैसे कैलकुलेट करना? QBC कैलकुलेट करना है NCPDT। N की वैल्यू 0.1, ये हो गई अपने पास 5/2R। यहां से अपने पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। तो ये अपने पास जो आंसर आता है वो आता है 760 के आसपास अपने पास आंसर आता है जूल में। ये अपने पास WBC अपने पास Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या हो गया? W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। ये अपने पास आता है -300 जूल आता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम के साथ इंटरनल एनर्जी में चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर तो 0 होगा। कौन कौन सा सही हो गया? ए, बी और अपने पास डी ऑप्शन करेक्ट हो गए। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन T and P इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्योर कंपोनेंट इन T and B। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ये हर केसेस में सही नहीं होगा, केवल किसके लिए सही हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन के लिए सही हो जाएगा। एट कांस्टेंट T and P वैल्यू ऑफ द डेल्टा G एंड डेल्टा S आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब भी आप दो को मिक्स करेंगे तो मिक्स हो रहे हैं, तो डेल्टा G कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। और डेल्टा S कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस आर नेग्लिजिबल इन आइडियल सॉल्यूशन नॉट। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, नेग्लिजिबल नहीं होते हैं, इक्वल होते हैं। द मिक्सचर ऑफ द N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन फॉर्म ए नियरली आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो गया? बी और डी का सही हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, the heat of combustion of the ethane, propane and butane are this and this respectively. 100 gram, 100 gram of each complete combustion. Which of the following statement is correct? Dear students, 100 ग्राम से पर मोल के लिए अपने पास गिवन है किलो जूल पर मोल। अपने पास इथेन हो गया C2H6, इसके 100 ग्राम से कैलकुलेट करें तो अपने पास हो गया 56 डिवाइडेड बाई अपने पास इसका मोलर मास हो गया अपने पास 30 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ गया? ये अपने पास आ जाएगा 5200 किलो जूल के आसपास आ जाएगा। अपने पास प्रोपेन होता है C3H8, इसके लिए अपने को बता रखा है 2220 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास हो गया 44 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो गया अपने पास 5045.4 किलो जूल के आसपास, 4 किलो जूल के आसपास। ब्यूटेन दे रखा है C4H10, इसके लिए अपने पास हो जाएगा, दे रखा है 2878 दे रखा है। इसका मोलर मास होता है 58 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 4962.1।
ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं, हीट जनरेट बाय द कंबंशन ऑफ द प्रोपेन विल बी मैक्सिमम और ब्यूटेन विल बी मिनिमम। तो कौन सा सही हो गया? प्रोपेन से तो मैक्सिमम नहीं है, लेकिन ब्यूटेन से क्या होगी? मिनिमम हो गया। बी अपने पास सही हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वर्क डन ड्यूरिंग द कांस्टेंट, वर्क डन की बात आती है तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V होता है, P डेल्टा V, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा NG RT। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस इक्वेशन लिखो, C2H6 प्लस अपने पास हो गया C2H6, इसकी अगर आप इक्वेशन लिखोगे O2 के साथ तो 2CO2 प्लस O2, अपने पास इसके लिए डेल्टा NG की वैल्यू क्या है? वर्क ड्यूरिंग द कंबंशन ऑफ द इथेन इज मिनिमम, डेल्टा NG की वैल्यू क्या रहेगी? मिनिमम। और कांस्टेंट प्रेशर वर्क ड्यूरिंग द कंबंशन ऑफ ब्यूटेन, डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो वर्क क्या हो जाएगा अपने पास? मैक्सिमम। कौन कौन से सही हो जाएंगे? C और D। केवल अपने को बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, pH टाइट्रेशन कर्व ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिंपल एलिफेटिक एमिनो एसिड्स। एलिफेटिक एमिनो एसिड्स की बात करते हैं तो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स के लिए रिप्रेजेंट NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एलिफेटिक एमिनो एसिड्स हो गया NH2, CHR और COH, ये एलिफेटिक एमिनो एसिड्स। इसके टाइट्रेशन के लिए कर्व दिया है। NaOH जैसे जैसे अपन ऐड कर रहे हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बीच में बात कर रहा है। इन एक्वस सॉल्यूशन एमिनो एसिड्स मेनली एग्जिबिट NH3 प्लस, CHR और COH नहीं, मेनली NH3 प्लस के रूप में नहीं रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास सही नहीं है। एट ए पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट ऑफ ए पे कौन सा मीडियम हो गया? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम हो गया तो अपने पास ये किस पॉइंट पे रहेगा? NH3 प्लस CHR और COH के टर्म में रहेगा। एसिडिक मीडियम में अपने पास ये इस फॉर्म में रहेगा। यहाँ थोड़ा सा मिसमैच है, H आ जाएगा, ठीक बात है। एसिडिक मीडियम में ऐसे रहेगा। बी स्टेटमेंट करेक्ट। बी में एमिनो एसिड्स इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया, ये अपने पास यहाँ ज्यूट्राइन के फॉर्म में रहेगा। एट ए पॉइंट बी एमिनो एसिड्स फॉर्म है ज्यूट्राइन। ज्यूट्राइन मतलब NH3 प्लस अपने पास CHR और CO, ये आइसो इक्विवेलेंट पॉइंट अपने पास हो गया। एट ए पॉइंट ऑफ C, C पे कौन सा मीडियम आ गया? बेसिक मीडियम। तो ये मेनली किसमें रहेगा? NH2, CHR और CO माइनस, इसमें रहेगा। कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? बी, C और D करेक्ट हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एग्जाम। अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें। CLC की मिड सेशन DTS चल रही है, CLC के मेजर टेस्ट चलेंगे जेईई के लिए। आप ज्वाइन करके अपने रैंक में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो 59 नंबर सवाल दे रखा है दोस्तों। कैनिज़ारो रिएक्शन की बात हो रही है। कैनिज़ारो रिएक्शन यानी कि जिनके पास अल्फा H नहीं होते वो एल्डिहाइड क्या शो करते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। तो इसका मतलब ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। ये क्लोरल दे रखा है दोस्तों, क्लोरल कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म दे देगा। अब यहाँ पे एल्डिहाइड दे रखा है, इसका मतलब अल्फा H भी नहीं है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर देगा। इसके पास भी एल्डिहाइड ग्रुप है दोस्तों, अल्फा H नहीं है, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर देगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ये कह रहा है कि थायोफिन टू एल्डिहाइड, थायोफिन, थायोफिन ये है दोस्तों, सनम आ गई बीच में। थायोफिन टू एल्डिहाइड दे रखा है, विल अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन, सच्ची बात बोल रहा है। फिर अगर अपन बात करें तो देखो क्या दे रखा है? ओनली क्लोरल विल नॉट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन एंड अदर विल फॉलो, ये भी सच्ची बात बोल रहा है। इसकी अगर अपन बात करें तो देखो पायरोल टू एल्डिहाइड, पायरोल ये दे रखा है दोस्तों, क्लोरल ये रहा। उसके बाद में पैरा, पैरा पे है NN डाई मिथाइल और एमिनो ग्रुप दे रखा है बेंजल्डिहाइड, विल नॉट फॉलो कैनिज़ारो रिएक्शन, ये झूठ बोल रहा है दोस्तों। इसको यहां से हटा देते तो ये स्टेटमेंट सही होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद में ये बात कर रहा है कि ऑल 4 मॉलिक्यूल कह रहा है कि कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी झूठ बोल रहा है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? C और D आंसर की ओर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 60 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों? हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा है। ट्राई हेलोजिनेटेड इंटरमीडिएट बना दो दोस्तों। कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग CH3CO ग्रुप अगर किसी के पास है तो बेसिक मीडियम में हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा दोस्तों, एसिडिक मीडियम में ब्रेक हो जाएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब ये इसके पास CH3CO ग्रुप यानी कि मिथाइल कीटोन तो है,
हेलोफॉर्म रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन क्राउडिंग ज्यादा होने के कारण ये CO एक जगह पर नहीं रुकेगा, रोटेट होने लग जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट, यानी कि स्टेरिक क्राउडिंग। इसका मतलब ये शो नहीं कर पाएगा, ये मजे से दे देगा दोस्तों, यानी कि अल्कोहल हैविंग CH3CHOH ग्रुप, यानी कि 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल जिसके पास ऐसा कोई ग्रुप है तो वो शो करेगा दोस्तों, ऐसा ग्रुप है, इसका मतलब ये भी अल्कोहल भी शो करेगा, ये देगा दोस्तों। और इसके पास तो है ही, ये 3 लोग शो करेंगे, यानी कि कौन कौन से, P, R और S शो करेंगे, Q नहीं करेगा। अब देख लो दोस्तों स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि QRS विल टेक पार्ट ऑफ हाइड्रोफॉर्म, झूठ बोल रहा है। फिर अगर अपन बात करें तो देखो क्या कह रहा है कि PRS विल टेक पार्ट इन हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, सच्ची बात बोल रहा है। फिर अगर अपन बात करें तो P और Q विल नॉट टेक, ना P को ऐसे मिला लिया इसने, झूठ बोल रहा है। इसके बाद में ये बात करें तो क्या कह रहा है, Q विल नॉट टेक इन हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन ड्यू टू मोर स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, या फिर SIR इफेक्ट। तो इसका मतलब ये और कौन सा, B, ये B और D आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये था सवाल दोस्तों, पेपर सॉल्यूशन। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुद का ख्याल रखें। जय CLC, ऑल द बेस्ट।